लॉडिफाइज इज़ जेसन फाइल, हाँ ठीक है। वो आफ्टर इफेक्ट्स की एनिमेशन होती है ना, वो आप जिफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपको ऐप में एनिमेशन चाहिए ना, तो डेवलपर बैठेगा, एक फ्रेम को कोड करेगा, ठीक है, सारा कुछ एनिमेट करेगा, जो कि उसका काम ही नहीं है। तो बिसाइड दैट कि कोड डेवलपर वो चीज़ करे, एनिमेटर कर लेता है और उसको कोड में दे देता है, डेवलपर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। अगर आपके पास टीम है, ठीक है, तो आप 20, 30, 50,000 तक भी जा सकते हैं, डॉलर्स, ठीक है, $50,000 इतने तक भी जा। मैंने देखे हुए हैं, 50 के भी देखे हुए हैं, 25 के भी देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास टीम नहीं है ना, तो सोलो बंदे का काम नहीं है, लाइफ ख़राब हो जाती है। लाइक लिटरली आपको, मैं जब स्टार्ट में था ना, 24 to 30 आवर्स जागना पड़ता था। फजल शाह, लेकिन आप मरवत से हैं बेसिकली। बेसिकली लकी मरवत से। तो लकी मरवत से जो आप हैं, तो अपनी अर्ली लाइफ आपने पढ़ाई वहीं पर की या स्टार्ट से ही आप जो हैं पेशावर या इस्लामाबाद में बेस्ड हैं? नहीं, स्टार्ट से ही मैंने पढ़ाई वहाँ पे की। बेसिक तो अबू आर्मी में थे, तो वहाँ पे बेसिक एफजी स्कूल से की है। फिर सराय नौरंग तहसील है लकी मरवत की, तो वहाँ से स्टार्ट लिया, एफएससी तक वहाँ तक की, और फिर आईसीटी स्कॉलरशिप से कॉमसेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कॉमसेट्स कहाँ से? कॉमसेट से अटक। कौन सा? अटक। वहाँ से आपने क्या पढ़ाई की? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2013 बेच से। 2013 में आप फारिग हुए थे? नहीं, 13 पे स्टार्ट है, 13 to 17 बेच है। 13 तो। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वहाँ की, वो पीसी से रिकगनाइज्ड है? ये पीएससी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ की रिकगनाइज्ड है। लाइक मेरे ख्याल में सिर्फ नस्ट है और एक तो और है, बाकी जो होती हैं HEC के बेस पे उनको, और एक और बोर्ड है पाशा है मेरे ख्याल में, कि एक और बोर्ड है, हाँ, वो पाशा। देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में वो कोई नंबर साइन करते हैं, लेकिन पीएससी ज़रूरत नहीं होती कहीं पे। तो और सॉफ्टवेयर तो मेरे ख्याल में कोई इंजीनियरिंग होना भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? कोर्सेज तो तकरीबन गिव और टेक जो हैं वो कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते होते हैं। जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काइंड ऑफ एन आर्किटेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट बनता है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको कंफ्यूज किया हुआ है उसके साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, क्योंकि हमारे 2-3 सब्जेक्ट ही डिफरेंट होते थे उससे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस से। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली मैप, जो लेआउट या आर्किटेक्ट बनता है सॉफ्टवेयर का ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो थे वो आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते थे? जी, मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर के तकरीबन 6 से 7 सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के बाकी सेम होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स और कंप्यूटर नॉलेज और ये तो इंट्रोडक्शन तो दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एक्सपर्ट लेवल को हमारे वो होते थे फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उनके उसके रिलेटेड कोई न्यू मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह के सब्जेक्ट्स। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की है ना, तो है तो ये भी कंप्यूटर, लेकिन इसमें जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स थे ना वो बड़े कम थे। मेरे ख्याल में पहले सेमेस्टर में जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स था, और सेकंड ईयर में और सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो बेसिक थी। उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कभी प्रोग्रामिंग के कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हो। तो हमारी जो है वो तो पीसी से रजिस्टर्ड है। पीसी से रजिस्टर्ड होती है ना? हाँ, लेकिन आपके उसमें जो है सिंस प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं और डेटाबेस वगैरह के भी ज़्यादा होते हैं, राइट? डेटाबेस फोकस्ड, लाइक बेसिक्स समझाते हैं कि लाइक हाउ डेटाबेस वर्क्स एंड कैसे बनानी है, क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी हर चीज़ को बेसिकली टच ही करते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट लेवल या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री लेवल का आपको समझाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का बताते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस टाइप के सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो आपने ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन व्हेन यू स्टार्टेड 2013, तो उस वक्त आप ऑनलाइन का कुछ आपको पता था या नहीं? 2013 में जब मैं यूनिवर्सिटी आया, तो मैं तो कंप्यूटर भी नहीं था मेरे पास, लैपटॉप कुछ भी नहीं था। आपने एफएससी की थी या एफसीएस किया था? नहीं, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग की थी। प्री इंजीनियरिंग की थी। ICS होता है, कंप्यूटर साइंस, तो वो तो नहीं गया था। लेकिन मैंने इंटरेस्ट था मेरे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ICT स्कॉलरशिप पे मार्क्स ही कम आए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने भेज दिया। तो उसकी बेस पे फिर क्या कहते हैं, कॉमर्स सर्टिफिकेट में हो गया एडमिशन। और जब जो आप बता रहे हैं कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए, तो उससे पहले आपको ऑनलाइन अर्निंग का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, बेसिकली फेसबुक और जीमेल वगैरह इन चीज़ों का आइडिया था, मैट्रिक के बाद बना लिए थे।
लेकिन उसके बाद एक दोस्त मिला अतीक, जिसने पहले से ही SMS सर्वर्स और इन चीज़ों पे काम किया होता है, तो उससे मैंने पूछा है कि मुझे एक कज़न ने बताया कि ऑनलाइन अर्निंग होती है ना, तो वो क्लिक्स वगैरह और इस टाइप के कुछ वो होते थे। तो उसने कहा नहीं, इससे नहीं, आप फाइवर पे आएँ, फाइवर पे काम करें, freelancer.com पे करें, वो ऑफिशियल और अच्छे हैं। और उस टाइम पे एक ग्रुप था पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर्स का ना, तो वहाँ से लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिल जाती थी। आमिर इकबाल उसमें मोस्टली हेल्प आउट करते थे। 2013 की बात कर रहे हैं आप? जी 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 में अगर मैं 2013 लाइक 2014 स्टार्ट कर लें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में इतना नहीं स्टार्ट किया था, एंड पे स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में? जी तकरीबन जनवरी आता है मेरे ख्याल में जी। तो आपने उस वक्त स्टार्ट किस चीज़ से लिया था, कि सिर्फ सीख रहे थे, आपने नहीं सर्विसेज देना भी स्टार्ट कर दी? मैंने यूनिवर्सिटी में 3-4 स्टूडेंट्स वगैरह के डिज़ाइन वगैरह बनाए, ठीक है। तो उसके बाद डिज़ाइन के लिए, फ़ोटोशॉप के लिए मैंने काम शुरू कर लिया, और 3-4 दिन का टाइम होता था। एक दिन मैं सीखता था, दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट करता था, थर्ड डे डिलीवर, और फोर्थ डे चेंजेस करके फिफ्थ डे तक मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लेता था। जो ये फ़ोटोशॉप वगैरह की आप सर्विसेज दे रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में फॉल करता है ना? जी जी, पोस्टर डिज़ाइनिंग करता था। तो पोस्टर डिज़ाइन करते थे। यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट था इस तरह का ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में? नहीं, टोटली यूट्यूब से सीखा मैंने। टोटली यूट्यूब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपकी डिग्री ने, सही है, इन टर्म्स ऑफ अभी जहाँ पे आप हैं अपने करियर में, जहाँ पे आप अच्छे खासे टॉप्स रेटेड सेलर हैं फाइवर पे, जो कि इतना आसान नहीं है बनना, और अपवर्क पे वो तो हम बात करेंगे कि अपवर्क पे ज़्यादा मुश्किल है या फाइवर पे ज़्यादा मुश्किल है। तो वेयर यू आर राइट नाउ इन योर प्रोफेशनल करियर, तो आपको आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने कुछ मदद की? लाइक इन टर्म्स ऑफ माय प्रोफेशनल जो मैं काम करता हूँ उसमें तो मुझे ये नॉलेज होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं दोनों को इन टच रख सकता हूँ, एनिमेशन की को भी देख सकता हूँ और मैं प्रोग्रामिंग को भी देख सकता हूँ, ये मुझे फ़ायदा है, ठीक है। प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, इंटरव्यू भी कर सकता हूँ किसी प्रोग्रामर को अगर मैंने हायर करना होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो फील्ड में है उसमें नहीं की, लेकिन जो मैं बना हूँ या ग्रो किया है मैंने एज अ प्रोफेशनल, या जो मैं आज कम्युनिकेशन स्किल्स है या जो जहाँ पे मैं हूँ, वो सारा कुछ क्रेडिट जाता है यूनिवर्सिटी को। सोशल लाइफ, जो कम्युनिकेशन हमने सीखी है, जो कॉन्फिडेंस हमने आया ऑर्गेनाइजिंग में, मतलब बोर्डली यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट्स में इवेंट्स होते हैं हर सेमेस्टर पे, हम वो ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, ई गेमिंग, स्पोर्ट्स, लास्ट में हमने कॉम्बिट्स करवाया था कॉन्सर्ट सेटअप का ना, तो इस टाइप के इवेंट्स करवाते थे। तो उसमें फुल कंट्रोल हमारे पास होता था, लोगों को, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को होस्ट करना, उनकी टीम्स को होस्ट करना, 2 दिन का इवेंट होता था, ठीक है, और उनको मैनेज करना, अराउंड 20-25 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना होना जहाँ डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से, और एक जो काम कर रहे हैं ना, एक जिसमें इंटरेस्ट हो, तो अब जब फाइवर पे ऑर्डर आता है वो आपका मोस्टली इंटरेस्ट तो होता है, डिज़ाइन तो इंटरेस्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट कभी इंटरेस्टेड होता है, कभी आप इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन मोस्टली आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है क्योंकि टिक टिक स्टार्ट हुआ होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में हम करते थे ना, जो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता था उस पर काम करते हैं। तो मोस्टली जो भी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स वगैरह होते थे उसके लिए डिज़ाइंस बनाना, फिर यूनिवर्सिटी में जिस तरह होता है ना कि एक बंदा फेमस हो जाता है एक चीज़ के लिए, कि यार ये बंदा डिज़ाइन बना सकता है, ये बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है। किसी को यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में या स्टूडेंट्स में किसी को भी हेल्प चाहिए होती थी इवेंट वगैरह के लिए, तो वो मैं करके देता, उसी से प्रैक्टिस करके ना, तो डिज़ाइनिंग सीख ली। आपकी पहली गिग जो थी वो पोस्टर डिज़ाइन से रिलेटेड थी? जी, पहली आइकन डिज़ाइन और पोस्टर डिज़ाइनिंग से। आइकन डिज़ाइन? जी, आइकन इज समहाउ डिफरेंट देन लोगो? लोगो डिज़ाइन करना? या अब लोगो तो एक पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सिर्फ उसको देखें तो पूरे ब्रांड का इमेज, आपको जो कलर्स यूज़ करेंगे, जो भी है सारा कुछ एक लोगो में आपने करना है, ठीक है। आइकन स्पेसिफिकली एक इन ऐप या आप वेब में कोई टास्क है, फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस का जो आइकन है ये क्रिएट न्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लोगो है वो तो पूरे एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक जिस तरह बैक टू बेसिक पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट बना हुआ है, माइक बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं ना, उसमें क्या कलर थीम यूज़ होनी है, इस टाइप की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व। उस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, फाइवर अभी तो मैंने सुनने में आया कि बहुत सख्त हो गया है, रेगुलेशंस, और काफ़ी अकाउंट्स भी सस्पेंड कर देता है अगर आप टाइम पे, मेरे ख्याल में जो है डिलीवरी ना दो, सही है, आपकी रेटिंग्स अच्छी ना हो। उस वक्त कैसा था इसका इंटरफेस, और किस तरह थी इनकी, मैं अगर कहूँ मैनेजमेंट, कि ये लोग क्या करते थे कि चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, या उस वक्त अगर आपको याद हो कि कितने लोग फाइवर पर आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके शहर से जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, कितने लोग काम कर रहे होंगे? मोस्टली जो मैं जानता था 3 to 4 पीपल जो यूनिवर्सिटी में जो बैच फेलो थे या जिनके साथ गपशप थी, 3 से 4 बंदे थे, उनको भी 2 को मैंने स्टार्ट करवाया था 3rd 4th सेमेस्टर में जाके। हॉस्टल में साथ होते थे तो देखते थे ये काम कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी फाइवर जो था उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी काम की, ठीक है। लाइक लोग समझते थे कि $5 उस टाइम बहुत ज़्यादा था। लाइक एज अ स्टूडेंट अगर आप कह रहे हैं अगर आप एक दिन में $5 का ऑर्डर कर लें, आपके दिन का खर्चा तो निकल गया, ठीक है। और उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह होती थी तो इतना कोई इशू नहीं होता था। तो उसके बेस पे ना वो बहुत अच्छी अर्निंग थी और हम लोग वो काम करते भी थे, $5, $10, $15, $20 इस तरह कर लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा, लाइक जो मैंने पहला गिग बनाया ना मैंने ऑप्टिमाइजेशन की थी ना, कुछ 2014 की बात है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए थे, तकरीबन 10-11 आ गए थे उस टाइम पे। मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था, 7 to 8 ऑर्डर्स डायरेक्ट कैंसिल हो गए थे। उसकी ये वजह तो नहीं थी कि उस वक्त ये पोस्टर और आइकन डिज़ाइन में ज़्यादा सेलर्स नहीं थे? उस टाइम पे लाइक हर चीज़ में सेलर्स बहुत कम थे, बिल्कुल लाइक 2013-14 में स्टार्ट था ना, जो लोग जानते थे वो ओडेस्क और freelancer.com पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, फाइवर पे इतना कंपटीशन नहीं था। विच प्लेटफॉर्म इज़ पुराना, लाइक अपवर्क या फ्रीलांस या फाइवर? आई थिंक ओडेस्क पुराना है, ओडेस्क जो बाद में एक और था प्लेटफॉर्म उसके साथ मर्ज हो गया अभी जी, freelancer.com उसके साथ मर्ज हो के अपवर्क बन गया था, ठीक है। और फ्रीलांसर और ओडेस्क उस टाइम पे एक किस्म के कंपटीशन में थे। और फिर फाइवर आया जिसने $5 का वो मोटिव लेके आया, जिसकी वजह से वो हिट हुआ। लेकिन क्या आया ये सिर्फ $5 की हद तक उस वक्त भी महदूद था या नहीं? उस वक्त भी जो ये अप सेल्स होते हैं कि यार 24 आवर्स के अंदर सर्विस ले लो तो $5 एक्स्ट्रा पे कर दो, या अगर हम आपका ये भी काम कर दें तो इसके $5 अलग से ले लो, उस वक्त ये था या उस वक्त सिर्फ बेसिक $5 का ही था? उस टाइम लाइक अभी भी बहुत लोगों का माइंडसेट यही है कि $5 है, ठीक है। लेकिन किसी के पास अगर गाइडेंस हो, एक्सपर्ट की गाइडेंस हो ना, ठीक है, तो उसे बताता है कि आप अपस्केल कर सकते हैं, आप प्राइसिंग ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बिगिनर जो भी ट्यूटोरियल देखता है यूट्यूब वगैरह पे उसको यही लगता है कि $5 से मैं महंगी चीज़ नहीं बेच सकता, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम यही मेंटालिटी थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है ना, ठीक है, फिर ऐप स्केलिंग सीखी है, फिर साथ में रिलेटेड सर्विसेज की चीज़ें सीखी हैं कि आप एक जगह पे बायर को इंगेज किया तो उसको दूसरी सर्विस ऑफर कर दो और उसको इंगेज ही रखो, ठीक है। या फिर दोस्त के पास रेफ़र कर दी, तो इस तरह हम अप स्केलिंग करते थे। लेकिन $5 से मेरे ख्याल में उस टाइम पे लिमिट थी कि $5 से महंगी आप स्टार्टर पैकेजेस तो होते ही नहीं थे, सिर्फ सिंपल $5 होता था, ठीक है। अभी तो 3 पैकेजेस होते हैं स्टार्टर, और वो 3 स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और बेसिक स्टैंडर्ड, हाँ बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम जो वो होते हैं जी। उस टाइम ये नहीं होते, बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइस होती थी आपके गिग की, ठीक है। फिर 2015 में इन्होंने प्राइस चेंज करने की वो मेरे ख्याल में लेके आई थी, अगर मुझे सही याद नहीं है, लेकिन इस तरह कुछ क्या प्राइस चेंजेस लेकर आए थे? मतलब कि आप $5 से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट गिग्स प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। बेसिक जो स्टार्ट में था वो $5 ही था। फाइवर तकरीबन अगर $5 का ऑर्डर है, सही है, तो वो मिसाल के तौर में आपके पास ऑर्डर प्लेस करता हूँ, आपकी प्रोफाइल पर आता हूँ, आपने एक वर्क बनाया हुआ है जिसको आप लोग गिग बोलते हो, सही है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे पोस्टर डिज़ाइन कराना है, सही है, और $5 का भी है, सही है, फॉर एग्जांपल। तो मैंने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया, सही है। आपके पास उसमें से कितने आते हैं? हमारे पास 20% फाइवर को जाता है, 80% हमारे जो कि तकरीबन $4 हमारे पास, $4 आपके पास फाइवर के पास जाता है। सही हो गया, तो $1 उनका कमीशन हो गया, $4 आपकी इनकम हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट किया 2013-14 में, जब उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो ये वही प्रोफाइल है आपका जिस पे आपको अवार्ड मिला था कि आप टॉप सेलर मेरे ख्याल में हो इस वक्त, और इसमें तकरीबन आपकी 5-6-7 साल की मेहनत है पीछे, तो ये वही है जो आपने पोस्टर डिज़ाइन से स्टार्ट लिया, या उस वक्त आपके कुछ अकाउंट भी बंद हुए? नहीं, उस टाइम स्टार्ट में ये था कि हमारी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, लाइक यूनिवर्सिटी में स्टार्ट में इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह से पढ़ के आए हैं, ठीक है। और फिर उसमें कम्युनिकेशन की वजह से एक अकाउंट ब्लॉक हो गया था। दूसरा, हमारे पास पेमेंट मेथड का इशू होता था बहुत ज़्यादा। पेयोनियर का हमें नहीं था आइडिया, हम पेपाल वो जो पेयोनियर अकाउंट बना के उससे यूएस का अकाउंट जो देते, बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट देते थे, उसके बेस पे मैंने पेपाल बनाया हुआ था, ठीक है। उसके वो मैंने अटैच किया है, तो थोड़ी देर पे वो फेक नेम जनरेटर से जो डेटा आ जाता था यूएस के बंदे का, वो डाल के ना, तो मैं सारा कुछ भूल गया था, पेपाल अकाउंट लिमिटेड हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दूसरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर थर्ड अकाउंट जो मैंने है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे टॉप रेटेड भी हूँ और जिस पे अभी अवार्ड मिला है, तो उस पे अभी काम ये अभी जो अकाउंट आप यूज़ करें इसमें भी वही पेपाल है, या अभी आपने पायनियर पे अभी तो पायनियर पे शिफ्ट हुआ हूँ, पेपाल में अटैच नहीं कर रहा ऑफिशियली, मतलब है नहीं, तो साइड पे मैं जा ही नहीं रहा, वो पिछले अकाउंट का बैड एक्सपीरियंस है। अभी जिस पे आपको अवार्ड मिला था टॉप सेलर का, सही है, तो ये अकाउंट कितना पुराना है? ये 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन
5th सेमेस्टर में थे हम, ठीक है। क्योंकि मैं बीच में स्विच हो गया था freelancer.com पे, ठीक है। तो फाइवर की ये मेंटालिटी थी, बाहर आता था आपके पास $5 से ज़्यादा आपको पे नहीं करता था, मतलब बड़ी मुश्किल से आप उसको आप स्केल कर सकते थे, ठीक है। तो मैं freelancer.com पे स्विच कर गया। freelancer.com पे बिडिंग जिस तरह अपवर्क की बिडिंग है उस टाइप की बिडिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अवार्ड्स होते, वो कॉम्पिटिशन्स होते थे, ठीक है। कंपटीशन होस्ट करते तो गारंटीड होते थे कि मतलब आपको वो कंपटीशन अवार्ड होगा, मतलब आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक बंदे ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि मुझे ये लोगो चाहिए, 20-25 डिज़ाइनर्स आते थे, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जो उसको अच्छा लगता था वो उसको विन करके उसको अवार्ड कर देता था। तो आपने अपने ये कि यार यहाँ पे तो $5 से ज़्यादा अर्न नहीं हो रहे, तो मैं ये दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ जी जहाँ पे बिडिंग तो होगी, लेकिन इवेंचुअली अगर आप बिडिंग जीतोगे तो आपको उस प्रोजेक्ट के ज़्यादा $5 से ज़्यादा ही मिलेंगे जी। ऑब्वियसली। और वहाँ पे क्लाइंट अच्छे आते थे इन कंपैरिजन, पता नहीं उनकी PR थी या जो भी था ना उनका। तो मेरे पास एक आया है, वो डनपिलर मीडिया के नाम से था, वो कर रहे थे हॉलीवुड स्टार्स के लिए, चाइना में कोई इवेंट कर रहे थे। तो वो मेरे पास आए हैं, 6-7 सेमेस्टर की बात है कि हमें एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनवानी है 25th, कोई प्रेजेंट डेक होती है इनकी, मीडिया डेक कहते हैं, जो मीडिया को देते हैं पहले एक इवेंट से पहले ना। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, उन्होंने कहा 24 आवर्स में चाहिए। तो मैं 24 आवर्स लगाए, freelancer.com पे 3rd-4th प्रोजेक्ट था ना, और फिर वो कंप्लीट करके दिया। और 24 आवर्स फिर मतलब हम फाइवर पे उस टाइम फिर $200-300 मैक्स पे चले जाते थे, ठीक है। फिर डायरेक्ट मैंने $750 का वहाँ पे ऑर्डर किया है विदिन 24 आवर्स। तो उस वजह से भी मैं freelancer.com को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था कि ऐसा कोई और प्रोजेक्ट मिल जाए, और उस पर आना भी शुरू हो गए थे। $150 से तो वहाँ पे कम प्रोजेक्ट होता ही नहीं था। अभी भी आप जो अपवर्क या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं फाइवर के मुकाबले में? फाइवर अब मैंने स्ट्रेटजी फिर बाद में चेंज की है। अब स्टार्ट में हम मसला ये है फाइवर पे, अगर आप कस्टम काम ऑफर कर रहे हैं ना, ठीक है, कस्टम बाय मींस के आप टेम्पलेट, जिस तरह वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, आपने टेम्पलेट उठाया, वेबसाइट बना के इमेजेस चेंज किए, और एक बंदा है कि पूरा डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करके एक पूरा वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह हर चीज़ में कस्टम एनिमेशन यूज़ हो रही। तो अगर आप कस्टम चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो फाइवर इज़ द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को फास्ट सर्विस चाहिए होती है, विदिन 2 डेज़ मैक्सिमम 3 डेज़ आपको चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है। और इस टाइप की मेंटालिटी के बायर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे कम मिल जाते हैं कि आपको 10-15 डेज़ दे देते हैं, या वो नहीं वो होते हैं प्लेटफॉर्म में, या इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाकी मोस्टली का ये 3-4 डेज़ में चाहिए। तो वहाँ पे टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स में ईजी हो जाता है आपको, ठीक है। अगले को अगर आप अच्छी तरह एडिट करके दें जिस पे कॉपीराइट भी ना आए, ठीक है, और एक अच्छा काम करके दें, टेम्पलेट को ऐसे एडिट करें, ठीक है, जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में जिस तरह वीडियो पूरे हम स्लाइड शोज़ या इस तरह के इमेजेस डालते हैं, वो पूरी कलर थीम सारा कुछ चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल टेम्पलेट है विद इन स्लाइड टाइम, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फाइवर बेस्ट है। लेकिन अगर आपने कस्टम या इस तरह चीज़ें ऑफ़र करनी है तो उसके लिए मैं अपवर्क, अगर कोई चीज़ आपने स्क्रैच से बनवानी है स्क्रैच से और बनवानी जिसमें है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, महीना जी 2 महीना लग रहा है, तो उसके लिए फिर आपको जो है जी फाइवर और अपवर्क और फ्रीलांस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना जी, क्योंकि पड़ेगा। 60-70% जो वहाँ पे सेलर्स हैं ना फाइवर पे, वो सारे यही दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे मैं स्क्रैच से बना रहा हूँ, मैं $200 चार्ज करूँगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगला कहेंगे मैं $40 में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो तो कहेगा मैं $40 के पास चल रहा हूँ, क्योंकि वो टेम्पलेट्स यूज़ करके पूरी लाइब्रेरी हमारे पास बनी होती है। हमने जो अभी तो $10 की सब्सक्रिप्शन है इन्वाटो एलिमेंट्स की, सारे म्यूज़िक ऑडियो सारा कुछ मिल जाता है वहाँ से, ठीक है। वहाँ से टेम्पलेट उठाओ, बंदे को दे दो, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो लोग ये स्ट्रेटजी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अपवर्क पे ये है कि कस्टम की वैल्यू है, अगर आप कस्टम काम करके देते हैं, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है, सारा कुछ है। फाइवर पे तो आप वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते। अभी जूम कॉल की इंटीग्रेशन उन्होंने थोड़ी बहुत की है, अलाउ किया है, ठीक है। इससे पहले तो ये भी नहीं होता था। अपवर्क पे कॉल्स वगैरह की फैसिलिटी है? जी अभी जूम तो इंटीग्रेट किया हुआ है उन्होंने? अपवर्क तो आपको कहते हैं आप जहाँ पेमेंट करो जो भी के, वो जूम का बटन आ रहा होता है, विद इन चैट आप क्या कहते हैं, जूम कॉल बिफोर मीटिंग। मेरे ख्याल में अगर अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया हो तो उससे पहले जी आप कैंडिडेट इंटरव्यूज़, के साथ वीडियो इंटरव्यू कर सकते हो। जी इंटरव्यूज़ ये इन्होंने कब इंटीग्रेट किया है? हर मैसेज में ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है, आपने बिड किया है ना, ठीक है, हाँ। उसके बाद वो आपको जो अगर बायर इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है, वो आपको मैसेज करता है। मैसेज के ऊपर स्केड्यूल मीटिंग का ऑप्शन आ रहा था जूम का। कल मैंने एक मीटिंग की है इस तरह, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अपवर्क वालों को ये डर नहीं लगता कि यार अगर ये वीडियो पे बात करेंगे तो ये इस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट को बाहर लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं, तो ये डर नहीं है? फाइवर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपवर्क है, मैंने या एज सच कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, या मैंने जो बाकी प्रोज देखे हैं अपवर्क के, ठीक है, वो भी ये एक चीज़ कहते हैं कि आप क्लाइंट को कहीं भी ले जाओ, अपवर्क कोई मसला नहीं है, क्योंकि अच्छा। आपने अपवर्क के पास वापस आना है। क्योंकि जो
मैंने स्टूडियोज़ देखी हैं, गेम स्टूडियोज़, पूरी स्टूडियोज़ जो होती हैं ना, वो बाहर से प्रोजेक्ट्स उठा के अपवर्क पे होस्ट कर रहे हैं अच्छा, ड्यू टू पेमेंट्स और इस तरह के नहीं इश्यूज़ लेकिन उस वगैरह केस के। में उनको 20% ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा? अच्छा, आप अपवर्क पे $500 से आप ऊपर जाते हैं तो आप 10% पे आ जाता है, ओह ठीक है। इंटरेस्टिंग। वैसे पहले इनका 10% ही था बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अभी 20 स्टार्टर के लिए जिस तरह प्रोजेक्ट ऊपर जाता है 5% पे भी जाता है। मेरे ख्याल में $2000 से बड़ा प्रोजेक्ट उस पर 5% कट करते हैं। जो पेमेंट इन्होंने फ्रीलांसर को करनी है उस पर, जी राइट? जी जी। इसके अलावा जो कि ऑर्डर प्लेस करने वाला है, मिसाल मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मुझसे भी कुछ पेमेंट कटेगी? अब अपवर्क पे मैंने ऑर्डर नहीं किया, फाइवर पे मैं बाइंग करता हूँ, ठीक है। डिफरेंट सेलर्स को बाय करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे $2 चार्जेस होते हैं, $40 तक, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में 2% है, अच्छा, ठीक है। वो कस्टमर सपोर्ट और इस चीज़ों के वो चार्जेस करें, लेकिन अगर आपका ऑर्डर कैंसिल होता है या वो कंप्लीट नहीं होता तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो आप पे एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। $100 में तकरीबन 2.5 के $3-4 इस तरह कुछ हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। कमीशन बायर सेलर से अलग लेते हैं 20%, जो बायर है उसको एक्स्ट्रा ये $4-5 कस्टमर सपोर्ट और इन चीज़ों के चार्ज करते हैं। आजकल आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर पर और अपवर्क पर? फाइवर पे और अपवर्क पे दोनों पे हम लॉटी एनिमेशंस, लॉटी जेसन फाइल होती है, जिस तरह नेटफ्लिक्स आप ओपन करते हैं ना, एन लोगो इस तरह हाँ, एनिमेटेड आ जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम वीडियो डालेंगे तो ऐप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है, या जिफ डालेंगे, ठीक है। तो लॉटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स या एनिमेट, एडोबी एनिमेट की एनिमेशन को ना एक जेसन फाइल में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा लाइट, और आप उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू कोड, कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ्रेम्स प्ले कर सकते हैं। जिस तरह आपने apple.com की वेबसाइट देखी होगी, जो प्रोडक्ट की स्क्रॉल करते हैं वो एनिमेशन प्ले हो रही होती है, कुछ वेबसाइट्स पे इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस बनती हैं, वो स्क्रॉल के बेस पे उसको आप कोड कर सकते हैं कि आप कैसे उसको मतलब लेके जाना चाहते हैं। ये जो आप जेसन की ये बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ऐप्स में यूज़ होती हैं या वेबसाइट्स पर भी यूज़ होती हैं? ऐप वेब सर हर जगह पे इंटीग्रेशन अवेलेबल है। एसटीके इंटीग्रेट करें या HTML आई फ्रेम जो कोड होता है वो उठा के, वर्डप्रेस पे भी एलिमेंटर के प्लगइन है, ठीक है, और iOS एंड्रॉयड सब के लिए इनके प्लगइन है, वहाँ पे यूज़ कर सकते तो मतलब इन अदर वर्ड्स ये कि आप सिर्फ एक ही किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं अपने प्रोफाइल से जी। अब या नहीं और भी? ये तो 2D एनिमेशन की कैटेगरी में फॉल करता है ना? इसके साथ एक्सप्लेनर वीडियोस, ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियोस काइंड ऑफ सेम गिग से नहीं या सेम प्रोफाइल से? सेम प्रोफाइल से डिफरेंट गिग है, ठीक है, Different gig एनिमेशन की, ठीक है। वो एक्सप्लेनर वीडियोस है, आप बिजनेस जो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे एक वीडियो आती है कार्टूनिक टाइप की, कार्टून टाइप वाइट बोर्ड्स होते हैं। जी। अब डिपेंड करता है क्लाइंट के उस पर, वो वाइट बोर्ड चाहता है, वो उसको कार्टूनिश चाहिए, उसको रियलिस्टिक चाहिए, ठीक है। बस उसके बिजनेस आइडिया को यूज़र के पास एक्सप्लेन करना है आपने, गुड विजुअल्स, ठीक है, स्टोरी बोर्ड्स। उसमें भी पे सेम वही आ जाता है कि अगर आपने स्टार्ट से करना है तो स्टोरी बोर्डिंग और एनिमेशन और सारा कुछ प्लानिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। तो उस पर चार्जेस ज़्यादा आ जाते हैं। और अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करना है तो वही वीडियो हाइव और आफ्टर इफेक्ट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, वो उठाएं, 2-3 टेम्पलेट्स मर्ज करें, एक दिन में एक्सप्लेनर वीडियो बन जाती है। और एग्जैक्टली यही सर्विसेज आप अपवर्क पे भी दे रहे हैं? अपवर्क पे मैं अभी सिर्फ उसकी दे रहा हूँ, लॉटी की दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं है, सॉरी कंपटीशन नहीं है लॉटी में बहुत कम हुआ है। जब मैं फाइवर पे स्टार्ट कर रहा था तब 3-4 गिग्स थे लॉटी के, ठीक है, 2020 एंड की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट किए 3-4 गिग्स थे। जब उसके बाद फाइवर वालों ने कॉन्टैक्ट किया हमसे, मुझसे भी किया, 2-3 और सेलर्स से भी किया है कि हमने इस सर्विस के रिलेटेड कैटेगरी बनानी है, ठीक है। तो उसमें मैंने भी हेल्प आउट किया है, बाकियों ने भी हेल्प आउट किया है। लास्ट में जो अभी वहाँ पे बैनर है ना, वेबसाइट एंड ऐप्स एनिमेशन का कैटेगरी मैंने ऐड करवाई है, और उसमें जो बैनर है वो भी मैंने डिज़ाइन कर दिया था। किस तरह, मतलब आपसे सजेशन मांगी कि यार हमने ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करानी है, सही है? कैटेगरी तो क्या सजेशन मांगी थी उन्होंने? जी, उन्होंने कहा है कि मतलब सर्विस क्या है, क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं इसको। जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि iOS सब चीज़ों पे SDKs वगैरह, इस तरह हमने एक्सप्लेन जो क्वेश्चंस थे ना उनको कैटेगरी वाइज, कि ये ना हो किसी और कैटेगरी के साथ कन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है। तो वो सारी क्वेश्चंस पूछे। फिर लास्ट में उन्होंने कहा है कि यार आप तो मतलब इस कैटेगरी में आपको सारा कुछ पता है, तो आप हमें इसका बैनर भी डिज़ाइन कर दें जो कैटेगरी पेज का आता है, ठीक है। तो फिर मैंने वो भी डिज़ाइन कर दिया। अभी अमंग माई क्लाइंट्स में फाइवर भी आता है। अच्छा, वेरी गुड। टाइम पे के उन्होंने भी इसी तरह $5-10 पे किया, यानी वो कस्टम ऑर्डर था? नहीं, कस्टम ऑर्डर था, लेकिन उनका भी यही था कि उनको कितना चार्ज किया था? हमारे पास बजट बहुत कम है, उनको $150 चार्ज किया था सिर्फ एक बैनर के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी जो आप कह रहे हैं ना कि इसी चीज़ की डिमांड फाइवर पर, अपवर्क पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितने फाइवर पर है, तो क्या वजह आपको लगती है?
इज़ इट लाइक वेरी इजी टू मेक, जिसकी वजह से लोग मतलब $5-10 में भी इसको फाइवर से बना लेते हैं, या क्या वजह है कि इसकी फाइवर पर डिमांड है और अपवर्क पर इतनी नहीं असल में है? लॉटिफाइज का किसी को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। जब भी हमारे पास बाहर आता है ना, उनको लॉटी फाइल्स को ज़रा एक्सप्लेन करें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लॉटिफाइज इज़ जेसन फाइल, हाँ, ठीक है। वो आफ्टर इफेक्ट्स की एनिमेशन होती है ना, वो आप जिफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपको ऐप में एनिमेशन चाहिए ना, तो डेवलपर बैठेगा, एक फ्रेम को कोड करेगा, ठीक है, सारा कुछ एनिमेट करेगा, जो कि उसका काम ही नहीं है। तो बिसाइड दैट कि कोड डेवलपर वो चीज़ करे, एनिमेटर कर लेता है और उसको कोड में दे देता है, डेवलपर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो ठीक है? वो कोड फिर ऐप में डाल के तो वो ऐप में एनिमेशन डाले। हो जाती हाँ, है। और वो स्मूथ भी होती है, लाइट भी होती है और फास्टर भी होती है उससे, ठीक है। और इजी टू शिप भी अगर आपने किसी को भेजनी है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 MB का जिफ बन रहा है ना, तो 200 या 150 KB की लॉटी फाइल, जेसन फाइल बनेगी आपके पास। लॉटी फाइल, कैन यू स्पेल दैट फॉर मी? LOTTIEFILES, लॉटी फाइल्स। लॉटी कहते हैं। फाइल्स, जी, जी। इंटरेस्टिंग। तो आपको आपका जो ये सफ़र है टॉप सेलर तक बनने का, सही है, क्योंकि बाज़ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आती कि यार इज़ इट गोना बी लाइक एन ईजी जर्नी, बिकॉज फाइवर है, $5 है, $10 है, मतलब कि बस $5-10 की सर्विसेज देनी है और मैं लेवल 1 बन जाऊंगा, क्योंकि इसमें लेवल्स भी होते हैं ना सर, जी। उस पर बात करते हैं पहले बिफोर मूविंग ऑन। सबसे पहला लेवल कौन सा होता है जब आप न्यूबी होते हो? लेवल 1 होता है आई थिंक $200 का, फिर लेवल 2 होता है $2000 पे। $2000 आप कमाएं, जी, आप earn तब कर- पहुंचते हैं। जी। इसके अलावा क्या क्राइटेरियाज होते हैं? उसके अलावा ऑर्डर कंप्लीशन रेट होता है, ठीक है, और रिस्पांस टाइम होता है। रिस्पांस टाइम मेरे ख्याल में आपका 5 आवर्स से कम होना चाहिए कि 2 आवर्स से कम होना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ नहीं तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मुझसे पहले का टॉप रेटेड हूँ जब ये क्राइटेरिया ये लोग डाल रहे थे उसमें, ठीक है। ये 2020 में इन्होंने स्टार्ट किया मेरे ख्याल में। तो उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन रेट है कि फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, उसमें एक कैंसिल हुआ है तो आपका 90% पे आ गया, ठीक है। तो वो आपने उससे ज़्यादा रखना है, 90% से ज़्यादा रखना है, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं, वरना आपका लेवल, जिस तरह आपने 14-15 को मे भी पोस्टें देखी हों कि कुछ डिमोट हो गए, कुछ न्यूज़ हाँ, वो आ जाती हैं। तो हर 14 को एवेलुएशन होती है, ठीक है, प्रोफाइल की, कुछ में डिमोट होते हैं और कुछ न्यू लेवल पे अच्छा, चले मतलब जाते कि हैं। अगर कोई लेवल 2 है तो वो लेवल 1 पे भी आ सकता है, इस लेवल खुशी 1 में ना रहे कि मैं लेवल जीरो 2 पे जीरो पे भी जा सकता है। अच्छा, अगर लेवल 1 पे आ जाए और फिर उसके क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो तो फर्दर जी, डिमोट हो जाता है। जी, हर क्राइटेरिया आपने मेंटेन करना है, अगर एक भी मिस हो गया तो। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि जो आपने पैसों की बात की ना कि $200 जो है वो लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है और $2000 जो है लेवल 2 की है, सही है? तो ये कितने टाइम में आपको अर्न करने होते हैं ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सको? इसमें मेरे ख्याल में इनका लेवल 1 का तो कोई नहीं है, लेवल 2 का इन्होंने 2 मंथ्स रखा हुआ है अच्छा, कि 2 कि महीनों 2 में? मंथ्स में नहीं, 2 मंथ्स मिनिमम आपने काम करना है। उसके बाद जितने भी मंथ्स में आपने कर लिया कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 मंथ से पहले पहले अगर आपने $2000 अर्न कर लिया ना, तो भी आपको नहीं मिलेगा। 2 मंथ्स आपने प्लेटफॉर्म पे रहना है, फाइवर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद तो आपने 8 मंथ्स में 9 मंथ जितने भी कर लिया, ठीक है। बाकी आपका रिस्पॉन्स रेट ठीक है, कंप्लीशन रेट ठीक है, तो आपको कोई मसला नहीं। लेवल 3 लेवल 4 का क्या सीन नहीं, होता है? लेवल 3 नहीं होता, उसके बाद टॉप रेटेड होता है और उसके बाद अच्छा, प्रो होता है। $2000 पे वो होता है, लेवल 2 होता है। हाँ। $20,000 पे टॉप रेटेड सेलर होता है, ठीक है। और प्रो तो हैंड पिक्ड आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके लिए तो आपकी अच्छी खासी इंस्टा पे फॉलोइंग और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो, लाइक एक प्रॉपर स्टूडियो, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस समझ लें, वो एक प्रो लेवल पे जा सकते हैं, ठीक। पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त कितने टॉप रेटेड सेलर्स होंगे फाइवर पर? जो कनेक्टेड पाकिस्तान का था ना, उसमें ग्रुप में है, ठीक है। तो उसमें तकरीबन 200 के राउंड बंदे ऐड हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई मिस हो गया हो जो उस ग्रुप में ना हो, लेकिन जितना मुझे लग रहा है 100 to 150 के राउंड होंगे पाकिस्तान में फाइवर के। अपवर के तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो $2000 पे आपको टॉप रेट दे देता है। सिर्फ 2000 पे? हाँ, लेकिन फाइवर का ये कि 20,000 पे आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि आपको $20,000 $20,000 पे आपको टॉप रेटेड डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद भी टॉप रेटेड हैंड पिक्ड है। अब मुझे 60,000 पे मिल रहा है, मुझे तकरीबन 1-1.5 साल वेट करना पड़ा क्राइटेरिया कंप्लीट करने के 1.5 साल बाद, ठीक है। मैं वेट करता रहा हूँ, उसके बाद जाके इन्होंने, उसमें ये है कि बायर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन फाइवर, ठीक है। नहीं तो आपकी क्या जो बायर सेटिस्फेक्शन थी या कस्टमर सपोर्ट थी आपकी, वो थोड़ी कमज़ोर थी जिसकी वजह से 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया? उसके साथ एक और चीज़ है कि आपने कस्टम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है जो कि कस्टम और यूनिक हो,
ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है टॉप सेलर बनने की? मुझे लग रहा है जितना मैंने स्टडी किया है कि जो जितने लोगों प्रोफाइल्स को मैंने स्टडी किया है ना, हाँ। ठीक है, जो टॉप रेटेड जिसको मैंने देखा है ना, ठीक है, उसमें ये है कि जो भी ऑफर कर रहे हैं ना सर्विसेज, जो टेम्पलेट्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, उनको टॉप रेटेड नहीं मिला हुआ। लाइक उनकी अच्छी खासी रिव्यूज़ हैं, अच्छे खासे बायर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन जिनको क्या कहते हैं, जिनको कस्टम में थोड़ी सी भी यूनिक सर्विस है ना, उनको टॉप रेटेड मिल गया। जो इससे ऊपर का है प्रो टॉप सेलर? प्रो है, सिर्फ प्रो होता है। सिर्फ प्रो। पाकिस्तान में वो कितने हैं? आई थिंक मैं 2 को जानता हूँ। कौन? नाम तो भूल गया हूँ। कुछ दिन पहले फाइवर पाकिस्तान ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, उसमें थे आलियान चौधरी, जो मेरे ख्याल में आप आलियान चौधरी को जानते हैं। आलियान। अच्छा, आलियान जिस वक्त मुझे इन चीज़ों का पता था ना फाइवर वगैरह का, तो उस वक्त ये टॉप सेलर जो था बड़ा रेयर हुआ करता था जिस वक्त आलियान टॉप सेलर था। तो आई डोंट नो कि वो अभी प्रमोट हुआ होगा प्रो पे या नहीं, अभी भी। जब प्रो पे आप प्रमोट नहीं होते, प्रो के लिए आपने अप्लाई करना होता है, या वो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बंदे को देखते हैं ना, जिस तरह आप एक प्रो बंदा है जिसकी इंस्टा पे अच्छा पोर्टफोलियो है एनिमेशन का या इस टाइप का, ठीक है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उसको ब्रिंग करते हैं। अच्छा, जिस तरह एप्पल के लोगों का डिज़ाइनर था ना, उनको इन्होंने कांटेक्ट किया और उसको फाइवर पे लेके आए हैं कि आप लोगों का गिग बनाएं, और उसको प्रो डायरेक्ट दिया है। तो इस टाइप का प्रो होता है, इनविटेशन ओनली होता है। टॉप रेटेड भी हैंड पिक्ड होता है, वो हर बंदे को नहीं मिलता। कोई जो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर ले, सही है, $20,000 की, तो कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का या कोई फॉर्म हो जो आप फिल करें और फिर जो है टॉप रेटेड सेलर के लिए अप्लाई कर लें, इस तरह नहीं होता? नहीं, वो नहीं होता। उनका इंटरनल रिव्यू सिस्टम है। अच्छा, अभी हमें सक्सेस मैनेजर मिलता है, प्रो को तो वैसे फ्री में मिल जाता है, हमें $30 पे करने होते हैं। जब टॉप रेटेड पे आते हैं जी, वो सक्सेस मैनेजर आपको हेल्प आउट करता है कि आपने क्या क्या फाइवर में कैसी सर्विसेज ऑफर करनी है, क्या होता है। हमारे पास बायर की प्रोफाइल भी आती है कि वो किस एवरेज कितने डॉलर की बाइंग कर रहा है, ठीक है, सारा कुछ हमें डेटा देता है ना फाइवर, ठीक है। तो वो सक्सेस मैनेजर आपको कहता है ना कि मेन चीज़ है बायर सेटिस्फेक्शन। जो फाइवर पे जब बायर आता है ना, वो 2 रिव्यूज़ देता है आपको। एक इंटरनल रिव्यू होता है जो कि सिस्टम के लिए होता है, आपकी गिग रैंकिंग के लिए होता है, और एक एक्सटर्नल जो आपको शो हो रहा होता है। इंटरनल रिव्यू आपको शो नहीं हो रहा होता। तो अगर आपका इंटरनल रिव्यू ठीक है ना, आपके टैक्स नहीं ठीक, आप कुछ नहीं ठीक, आपको पुश करेगा फाइवर, क्योंकि आप बायर सेटिस्फाई कर रहे हैं, बायर को वो चीज़ दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरनल रिव्यू नहीं ठीक ना, अगर आप टॉप रिव्यू भी है ना, तो भी आपको नीचे फेंक देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अभी आप जो हैं तकरीबन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टेक, क्योंकि लोगों के जहन में होता है ना कि टॉप रेटेड सेलर है तो ये यार $1,00,000 कमाता होगा या $2,00,000 कमाता होगा या $50,000 कमाता होगा। रियलिस्टिकली यार मैं आपसे पूछूं कि जो आपके सर्कल में जितने लोग हैं, सही है, जो कि टॉप रेटेड सेलर हैं, जो कि कनेक्टेड पाकिस्तान में भी आए, उनको वहाँ पे अवार्ड भी मिला इस कैटेगरी में टॉप सेलर की, तो आपके ख्याल में तकरीबन क्या इनकी इनकम होगी, किस रेंज में होगी, कोई आइडिया? नहीं, भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास टीम है, ठीक है, तो आप 20, 30, 50,000 तक भी जा सकते हैं, डॉलर्स, ठीक है, $50,000 इतने तक भी जा। मैंने देखे हुए हैं, 50 के भी देखे हुए हैं, 25 के भी देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास टीम नहीं है ना, तो सोलो बंदे का काम नहीं है, लाइफ ख़राब हो जाती है। लाइक लिटरली आपको, मैं जब स्टार्ट में था ना, 24 to 30 आवर्स जागना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 10 ऑर्डर आ गए ना और आपने एक डिलीवर नहीं किया, आपकी गिग डाउन हो जाना है, बायर सेटिस्फेक्शन नहीं आनी है, गिग डाउन हो जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास टीम रिक्वायर्ड है। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि पहले से आप टीम रेडी रखें, 2-3 महीने आपने उस पर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि फ्रीलांसर इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता स्टार्ट में, ठीक है। तो उसमें मेन चीज़ ये है। नेक्स्ट इज़ आपके प्रोफेशनलिज्म, लाइक आप सर्विस किस टाइप की दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी यूनिक सर्विस दे रहे हैं जो कि हाई इन डिमांड है, ठीक है, और जिस तरह हम लॉटी का स्टार्ट था ना, ठीक है, हम जो भी मतलब मैंने गिग बनाया है ना, विद इन 10 to 15 डेज़ हमसे ऑर्डर्स मैनेज नहीं हो रहे थे, विद इन 10 to 15 डेज़ 0 रिव्यूज़ पे, ठीक है। इतनी डिमांड थी उस चीज़ की। लेकिन फिर बाद में अब इतना हो गया कि अब वो कंजेस्टेड हो गया, बाकी लोग भी देखते हैं किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ सैचुरेटेड हो गई है जी। अब वही सेम उसी तरह की कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो उसमें अब डिपेंड, प्रोज जो होते हैं, प्रो को फाइवर खुद प्रमोट करता है लोगों को, बायर्स के पास, ठीक है। उनको जो गिग कलर होता है ना, वो ब्लैक होता है, डिफरेंट होता है बाकी सब से, ठीक है। फ़िल्टर भी लगाया, टॉप रेट का भी फ़िल्टर है, लेकिन प्रो टॉप पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और उनकी प्राइसिंग $100 से कम हो ही नहीं सकती गिग के, ठीक है। और उनको ऑलरेडी मतलब फाइवर खुद ही प्रमोट कर रहा है कि आप इस चीज़ को बाय, इनसे सर्विस बाय करें।
तो इंटरेस्टिंग। वो ज़्यादा तक जा सकते हैं। बाकी जो मैंने देखा है $5,000 to $10,000 एवरेज इसमें जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीलांस इज़ नॉट दी गोल, ठीक है, कि आप सारी उम्र फ्रीलांस नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ पैसिव कुछ चीज़ स्टार्ट करनी होती है, उसका टाइम देंगे तो आपका फाइवर डाउन हो जाएगा, तो ये मसला है इसी। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूँ, आप कह रहे हैं कि ये एक बंदे का काम नहीं है, तो आपकी कितनी बड़ी टीम है जो कि ये सब कुछ मैनेज कर रही है? मेरे पास एक पार्टनर है और 3 बंदों की टीम है। जो कि ये जी जितने भी आप लॉटीज़ रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं तो ये जी, टेक केयर ये करते हैं। सारा कुछ तो आजकल लॉयर आपका रहता है। फोकस किस चीज़ पर बना हुआ है फिर? मैं जब 2019 में था ना, थोड़ा सा फेड अप हो गया था फ्रीलांस से ना, क्योंकि ना नींद पूरी है ना कोई काम हो रहा है, दिन ख़त्म हो जाता था, हम तब उठते थे, बैंक अकाउंट तक नहीं बनते थे हमारे, ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम होता था, ठीक है। टीम भी आ गई थी, लेकिन फिर भी अगर आप साथ में काम करें, फिर मैंने गेम्स की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक है, कि कोई एक ऐसी चीज़ हो कि अगर फाइवर की ये भी है कि मैंने आपको बताया ना, टॉप रेटेड है ना, आपको डायरेक्ट डाउन कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, ड्रिबल Behance और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इस चीज़ को देख के उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं गेम्स की तरफ मूव हो गया कि अगर मैं कोई काम ना भी करूँ तो मेरे पास पैसिव अर्निंग आए, ठीक है। तो 20-30% ऑफ द टाइम मैं गेम्स में इन्वॉल्व हो गया। अभी तो 100% उसमें हूँ। फाइवर की जो टीम है वो टीम ही मैनेज करती है सारा कुछ, मैं गेम्स को देख रहा होता हूँ। मतलब ओवरऑल मैं गिग्स की परफॉर्मेंस, ऑर्डर्स, क्या सिनेरियो चल रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता हूँ। बाकी मैं गेम्स को पे तो काम कर रहा हूँ। तो अपनी गेम्स बना रहे हैं या ये भी क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं? नहीं, हमारी एक गेम है एंड्रॉयड और iOS पे, और 4 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। क्या नाम है गेम का? कुकिंग मैक्स के नाम से है। कुकिंग मैक्स। जी, MX। ये एक गेम के 4 मिलियन डाउनलोड्स जी, हैं। हम इस चीज़ को ना एज अ ब्रांड लेके जा रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडियोज़ का थोड़ा सा इशू ये है कि वो बस कॉपीज़ पे कॉपीज़ बनाते जा रहे हैं, ठीक है। हम एक यूनिक चीज़ बनाना चाह रहे हैं कि हम 2.5 साल से इस चीज़ पे काम करें। 2019 से हम इस चीज़ पे पूरी टीम काम करी इस एक गेम पे। तो हम उसको एक एज अ ब्रांड लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि मतलब कोई बंदा देखे ना को वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आएगी, यार ये एक प्रोडक्ट है, एक अच्छी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान से बनी हुई है। इस चीज़ की भी हम काम कर रहे ये कुकिंग मैक्स जो आपकी प्रोडक्ट है, सही है, हैं। ये जी यूनिक है। उस वक्त जब आप ये कुकिंग मैक्स प्रोडक्ट बना रहे थे, ये ऐप जी गेमिंग की बना रहे थे, जी उस वक्त इससे मिलती जुलती एप्स थी, गेमिंग एप्स, जी। इसकी या आपने भी गेम उस वक्त कॉपी किया था? नहीं, आइडिया कॉपीड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल पबजी है या क्लैश रॉयल है, इस तरह मतलब जो रॉयल गेम्स है ना, उसमें हाँ। 100 गेम्स होती हैं। एक आप जाते हैं उस पर, क्या कहते हैं, जजीरे पे जाते हैं, वहाँ पे फाइट होते हैं, सर्कल क्लोजर, आइडिया सेम है, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा। तो उन आइडिया सेम है हमारा भी, ठीक है, मोस्टली गेम प्ले भी सेम हो जाए, जिस तरह आप हमारे करेक्टर्स सारा कुछ डिफरेंट है, हमारी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। लाइक अगर आप वो गेम प्ले करेंगे ना, फिर हमारी गेम पे आएंगे, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस तरह की गेम पहले प्ले कर चुका हूँ। आइडिया इज़ द सेम, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देते हैं, आइडिया सेम है। एग्जीक्यूशन इन अ सेंस कि आप जो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं या जो आपने लेवल्स रखे हुए, जो स्टेजेस हैं, वो डिफरेंट है। अब इसमें ऐसे होता है ना कि डिफरेंट, लाइक कुकिंग में ये है कि आप डिफरेंट, आप फैसिनेशन है, गेम इज़ लाइक फैसिनेशन, आप एक फैसिनेटेड वर्ल्ड में जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये कुकिंग में हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ के, जिस तरह न्यूयॉर्क, पेरिस, इनके कुजीन को हम ट्राई करवाएं, पाकिस्तान में बैठे हुए उन कैसे बनती हैं, कैसे लोग हैं वहाँ के, ठीक है। तो पहला मैप आता है वहाँ पे न्यूयॉर्क का है, तो न्यूयॉर्क के जो मेन है उसके 4 रेस्टोरेंट्स हमने डाले हुए हैं, और उसका मैप डाला हुआ है, उसके मेन लोकेशंस डाली हुई हैं, उनके कल्चर के करैक्टर्स डाले हुए हैं उसमें, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें डाली हुई हैं। और फिर उसके कुकिंग कैसे हो रही है। फिर इसमें गेम प्ले में हर एक का गेम प्ले डिफरेंट है, ठीक है, कि अब कहीं पे आप मतलब डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ पेड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप 20-30 लेवल्स खेल रहे हैं, उसके बाद अगर आप इन ऐप परचेज़ नहीं करते, इन ऐप परचेज़ जो आप कॉइन्स वगैरह बाय करते हैं ना, उसके लिए इन ऐप परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप नहीं करते तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप कुछ आपको लेके जाते हैं 400-500 लेवल्स पे, ठीक है। तो हमारे अभी 500 लेवल्स कंप्लीट हो गए हैं इसमें। 500 लेवल्स। जी। ये गेम अपने आपने कितने अरसे में बनाई थी? स्टार्ट में तो हमें 6 to 7 months लग गए थे, 5 बंदों की टीम के साथ, सिर्फ अपलोड करने में। अपलोड करने में? जी, लाइक वाह। एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको सेट लाने करने। के लिए? जी जी, क्योंकि ये कैजुअल गेम है, नॉट लाइक जिस तरह हम रेगुलरली गेम्स कहते हैं ना, हाइपर कैजुअल गेम्स होती हैं वो। तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हुए बोर हो रहे हैं, तो आपने गेम खेली, ओपन की 10 मिनट 2 मिनट के लिए भी खेली, क्लोज कर ली, चले गए।
लेकिन जो हमारी गेम्स होती हैं वो थोड़ी सी कैजुअल साइड पे आती हैं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट निकालने होते हैं, और एक फ़ैन बेस्ड गेम है, वो फैंस खेलते हैं मतलब उस जानरा के, ठीक है। कुछ गेमर्स होते हैं, गेमर्स तो नहीं कह सकते उनको क्योंकि गेमर्स तो बहुत प्रोफेशनली उस पर पीसी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन वो उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ गेम्स खेलते हैं और उसकी पसंद करते हैं, डिफरेंट उस पर स्विच कर रहे होते हैं। दिन में 1 आवर्स प्लस हमारा प्ले टाइम है। वेरी गुड। और जो आपका मेन रेवेन्यू मॉडल है वो तो एड से ही है या ज़्यादातर इन ऐप परचेजेस से ही इनकम जनरेट होती है? जी, अब ये मॉडल डिफ्रेंशिएट करता है कंट्री वाइज हमने किया होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान है ना, यहाँ पे लोग इन ऐप परचेज़ नहीं करते, ठीक है, तो उनको हम एड्स पे लेके जाते हैं। अब यूएस है, टायर 1 कंट्रीज़ हैं जिस तरह कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ये हो गई, तो वहाँ पे हम उनको पुश करते हैं कि आप इन ऐप परचेज़ पे जाएँ, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे ये है कि उस मार्केट्स में एंटर होने के लिए ना आपके पास बहुत अच्छा खासा यूज़र एक्विजिशन बजट चाहिए, एटलीस्ट $20,000-30,000 पर मंथ चाहिए। यूज़र एक्विजिशन से मुराद ये कि आप पेड कैंपेन उसके लिए रन करो। जी, पेड कैंपेन्स रन करें। तो अगर आपकी गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसमें अच्छी डाउनलोड हो रही हैं, जी, तो क्या गूगल प्ले स्टोर आपको रैंक नहीं करता अदर मार्केट प्लेसेस में भी? रैंक कर लेता है आपको फॉर द टाइम बीइंग, लाइक 1 मंथ रैंक कर लेगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक पब्लिशर आएगा, एक अच्छी तगड़ी पार्टी आएगी, वो आपके ऊपर इतना पैसे लगाएगा, आपकी रैंकिंग को पीछे ले जाएगा। आप बजाय ये कि अपने आप पे पैसा लगाएं अपनी गेम पे, वो दूसरों पर लगाते नहीं हैं नहीं, ताकि उनको अपनी गेम पे लगाएंगे, अच्छा। लाइक सेम जानरा में है ना, ठीक है। हाँ। अब उनके मंथली डाउनलोड्स आ रहे हैं 3 मिलियन 5 मिलियन, हम्म। आपके आ रहे हैं 1 मिलियन। गूगल प्ले तो उसको रैंक करेगा, आप क्यों रैंक करेगा? और हम्म। वो गूगल एड्स को पे कर रहे हैं, तो इन फेसबुक और गूगल एड्स और ऐप स्टोर ने ये पेमेंट लाइक एक सिस्टम बना लिया कि आप एड्स पे आप गेम को रैंक करेंगे, वैसे आप रैंक नहीं कर सकते। अच्छा। बहुत स्लाइट लाइक लक है कि अगर आपकी वायरल हो गई है, जिस तरह फ्लैपी बर्ड थी, लाइक हाँ। टाइप की गेम्स है, वायरल हो गई है, लाइक या यूट्यूब चैनल है, या आपकी ऑलरेडी एक अच्छी खासी ऑडियंस है, ठीक है, बाकी गेम्स से उसको आप ले आएँ। बाकी आपको मंथली बजट लगाना होता है। और ये सिर्फ जो है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ही प्रमोट होती हैं? नहीं, डिफरेंट गेम्स की डिफरेंट्स हैं। गूगल एड्स पे हम इसलिए लगाते हैं कि प्ले स्टोर उसको प्रेफर करता है। नहीं, थोड़ी ये बहुत ये क्या ये ऐड जो चल रहे होते हैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर चल रहे होते हैं? नहीं, ये गेम्स डिफरेंट गेम्स में जो शो हो रहे होते हैं वो उस पे हम एड्स शो करते हैं। अब गेम का जो बंदा हमारे पास आएगा वो ज़्यादा टाइम रिटेन करेगा, ठीक है। अब विद एक्सेप्ट के अगर यूट्यूब से आए या वेबसाइट से आए या कहीं और से आए, ठीक है, तो वो जो एड्स में रिवार्डेड वीडियोस इस टाइप की शो होती हैं वो उसमें मतलब हम दूसरे लोगों की गेम्स के अंदर आप अपने ऐड शो करवाते जी हैं? जी जी वहाँ पे शो करवाते और वो अमूमन महंगे होते हैं या क्या? हैं। अब डिपेंड करता है। गूगल एड्स सस्ता है लेकिन उसका ऑडियंस रिटेन नहीं करती। फेसबुक महंगा है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 सेंट्स का डाउनलोड पड़ रहा है एंड्रॉयड प्ले स्टोर गूगल एड्स का, तो आपको 20-15 सेंट का पड़ेगा फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक पे। और फिर इस तरह एक और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्लेएबल एड्स बनाते हैं, जो कि आपको स्लाइट आइडिया देते हैं कि हमारी गेम के अंदर है क्या। प्लेएबल ऐड होता है, कभी कभी आपने खेला होगा, गेम के अंदर आता है जो थोड़ा सा खेलते हैं, उसका 5 सेकंड का गेम प्ले होता है या 10 सेकंड का, ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्टेड करके आप गेम डाउनलोड करवाते हैं, तो उनका और भी ज़्यादा होता है, $1 तक जाता है आपको पर यूज़र। पर यूज़र एक्विजिशन? जी, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो फेसबुक पे वो गेमिंग का प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है? फेसबुक पे भी तो आप गेम्स खेल सकते हो ना, जी। तो आपका रुझान उस साइट पर है या नहीं? यू आर कम्प्लीटली ऑन द गूगल एंड द iOS ऐप स्टोर साइट? जी, अब फेसबुक पे फॉर एग्जांपल आप है ना, आप फेसबुक इसलिए यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स और इस चीज़ के लिए, गेम्स के लिए तो नहीं यूज़ नहीं यार करते। बहुत सारी दुनिया जो है अब गेम्स के लिए भी यूज़ कर रही है अब यूज़ उसको। कर रही है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए यूज़ करिए जो कि ब्रांड्स या उन्होंने प्ले स्टोर पे खेली होगी गेम या ऐप स्टोर पे खेली होगी, तब जाके वो फेसबुक पे खेलेंगे, वहाँ से एक्सप्लोर किया होगा इन्होंने। लाइक आपकी न्यू गेम डाउनलोड करने के लिए वो फेसबुक पे तो नहीं जाएंगे ना। आपकी अच्छा, आपकी जो गेम है सही है, अगर आप इसको फेसबुक पर लाना चाहो कि लोग इसको फेसबुक पर भी खेल सकें, जी। तो वो कोई अलग लैंग्वेज में उसको कोड करना होगा या लैंग्वेज वही रहेगी? नहीं नहीं, इंजन जो है वो सेम है। हाँ। गेम इंजन कहते हैं जहाँ पर डेवलप हो रही होती है गेम, ठीक है। वो एक्सपोर्ट करता है एंड्रॉयड के लिए, वो एक्सपोर्ट करता है iOS के लिए, वो वेब के लिए, हर चीज़ के लिए। सारे उसमें यूनिटी 3D कहते हैं, उसमें गेम्स बनती हैं जो स्मॉल स्केल होती हैं, और जो AAA गेम्स होती हैं जिस तरह PUBG हो गई, फोर्टनाइट हो गई, ये बनती हैं अनरियल इंजन में। तो वो हर प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। अभी जो आपकी गेम है कुकिंग मैक्स, तो ये फेसबुक पर है या सिर्फ iOS और नहीं, ये एंड्रॉयड, iOS, हुआवे
और इन पे है, फेसबुक पे है, लेकिन वो आपको रिडायरेक्ट करता है वेब पेज पे, वहाँ पे प्ले करते हैं, लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे। अभी अगर आपको मौका मिले, या डू यू थिंक इज़ इट द राइट टाइम कि आपकी गेम के अगर 4 मिलियन डाउनलोड्स है, जो कि ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म पर एक समझ लें कि उसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है, इतने ज़्यादा ऑडियंस है, तो इसका मतलब है कि लोगों को गेम पसंद आ रही है, सही है? जी तो उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें, उसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें, या एक दूसरा ऑप्शन या एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहें फेसबुक जी का, जी तो आपको क्या लगता है वो फेसबुक पर चलेगी वो गेम जो लोग खेल रहे हैं वहाँ पर? जी, अब इसमें एक 2080 रूल है, आपने भी सुना होगा, हाँ। ठीक है। तो मेनली हम यही यूज़ करते हैं, जो 20% काम से हम 80% वो रिटर्न आता है, उस पे हम जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया हुआ हमने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को। फेसबुक पे हम हैं, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक, लेकिन पाकिस्तान में उसके डेवलपर भी नहीं है इस टाइप की जो कि आपको हेल्प आउट करे। फेसबुक में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, थोड़ी सी उसमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। फेसबुक एसडीके इंटीग्रेट करना है, फेसबुक एड्स लगाने होते हैं स्पेसिफिकली उसमें, ठीक है। पेमेंट सिस्टम जो होता है वो उनका होना चाहिए, यूनिटी का बाय डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ होता है, ठीक है। अब यूनिटी में पेमेंट जो इन ऐप परचेज़ होती है ना, वो आपने डाल लिए ना, वो प्ले स्टोर पे भी चलेगी, ऐप स्टोर पे भी सेम कोड चलेगा। लेकिन फेसबुक के लिए आपने वो काम डिफरेंटली करना होता है, ठीक है। अब इस तरह की चेंजेस वगैरह चाहिए। अब हम ऐप स्टोर पे आजकल फोकस्ड हैं। ऐप स्टोर पे थोड़े से जो हमारे 3.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं वो प्ले स्टोर से हैं। ऐप स्टोर पे 500-400 के अराउंड होंगे, तो इसलिए हम अभी ऐप स्टोर पे फोकस करना चाह रहे हैं। ऐप स्टोर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म आपकी इस गेमिंग की सक्सेस की वजह ये है कि आपने एड्स लगाए थे, या पे। आपका जो एग्जीक्यूशन थी वो डिफरेंट थी? नहीं, ये 2017 डाउनफॉल कहते हैं इसे। प्ले स्टोर ने एक अपडेट लेके आई है जिसमें ये था कि जो लोग प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर रहे, ठीक है, उनको प्ले स्टोर रैंक कर रहा था, और जो रिटेन कर रहे थे उसको रैंक कर रहा था, ठीक है। क्वालिटी यूज़र प्ले स्टोर लेके आना चाहता है। जिस तरह ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर पे क्वालिटी यूज़र होता है, वो हर एक गेम को एक्सेप्ट भी नहीं करता, ठीक है। प्ले स्टोर हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उन्होंने रैंकिंग में ये चीज़ की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की 60-70% स्टूडियोज़ ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, ओह वाओ। ठीक है। तो उसके बाद से क्वालिटी पे काम हुआ। फिर जब कोविड आया ना, कोविड जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, 2020 2020 मार्च में, ठीक है। अब हमने एक साल काम किया था, लाइक आई वाज रियली, मतलब कि मैं और काम नहीं कर रहा, मैं फायर पे दोबारा शिफ्ट हो रहा हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हमारा $200-300 रेवेन्यू आ रहा था, वो तो कुछ था नहीं, 2-3 ऑर्डर से आ जाते फायर पे, ठीक है। तो वो फिर जब कोविड आया ना, ठीक है, और पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो प्ले स्टोर ने अपडेट चेंज, क्योंकि लोग गेम्स और इस साइड पे जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने रिटेन करना था प्लेयर्स को और लोगों को। जो रिटेन करेंगे वो इन ऐप परचेज़ करेंगे, वो ऐड देखेंगे, गूगल को रेवेन्यू जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो नहीं करेंगे तो उनको रैंक करना शुरू हो गया। अब हमारे 200 डाउनलोड से आई डोंट नो वाई, क्योंकि कोई अपडेट आई क्यों है, हम 10,000 डाउनलोड्स पे गए डायरेक्टली, और वही हमें पुश मिला है, और उस वजह से हम फिर आगे मूव हुए हैं। एक साल, लेकिन एक साल हमने उस पर काम किया था, एक साल हमने उस पर इन्वेस्ट किया था। अभी टोटल तकरीबन आप कितनी गेमें बना चुके हैं? हम सिर्फ इसी गेम पे फोकस्ड हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर एज अ ब्रांड लेके जाना चाह रहे हैं, कि इसको हम एक लेवल पे पहुंचाएंगे कि इस एज अ स्टूडियो इस पर रिकगनाइज हो कि बंदा कहे कि ये गेम पाकिस्तान से बनी है और स्टूडियो ने बनाई हुई है, कि एक कैजुअल गेम ना हो, ठीक है। इस पे हम फोकस हैं। इसकी एक और हमने एक किस्म की कॉपी समझ लें, ठीक है, वो बनाई हुई है, लेकिन हम वो वैसे नहीं, ही है। लेकिन क्या क्या मतलब है, ये गेम तो ऑलरेडी इतनी चली हुई है, आप किस तरह इसको मज़ीद वो करना चाह रहे हैं कि यार ये एक ब्रांड बने? आपने जो कहा ना, जी। वो तो ऑलरेडी बन गई है। आपको क्या लगता है कि इसके 40 मिलियन डाउनलोड होने चाहिए थे? नहीं, अब ब्रांड के लिए, ये ब्रांड के सामने ये 5% भी नहीं है, हम्म ठीक है। अब जो ब्रांड्स हैं ना, उसके 2500 लेवल्स हैं। वो हर इवेंट पे, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, उसके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसमें मोनेटाइज करते हैं हम प्लेयर्स को, ठीक है। हम्म अब क्रिसमस के आपको कॉस्ट्यूम्स चाहिए तो क्रिसमस के बाय करें, ठीक है। हेलोवीन की चाहिए तो हेलोवीन के बाय करें। इस तरह के डिफरेंट चेंजेस करनी होती हैं, ठीक है। और फिर इवेंट पे उनको इंगेज करके आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना होता है, बाकी फुल ऑफ द ईयर के लिए ना। तो उसके लिए आपको गेम प्ले चाहिए एटलीस्ट 2000-2500 लेवल्स का, और अभी तक हमारा 500 तो लेवल्स पे यू थिंक है। रादर देन डूइंग अ बंच ऑफ डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स बनाओ, ट्राई करो, इधर हाथ मारो उधर भी मारो, ये गेम भी बना दी, ये गेम भी बना दी, तो आप एक गेम पर फोकस्ड हो जी और उसके लेवल्स बढ़ाने में और हर लेवल को ऑप्टिमाइज करने में, एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ के गेम एंगेजिंग भी हो जी और ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करे, जी राइट? जी तो अभी आपका गोल यही, मज़ीद
एक आध साल इसी एक गेम पर अभी है। अभी हमने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अचीव कर ली है, ठीक है। जो बाकी स्टूडियोज़ 10 या 15 गेम से अर्न कर रही हैं, वो हम एक गेम से अर्न कर रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक है। तो वाई नॉट के हम 15 गेम्स पे काम कर रहे हैं, तो एक गेम पे क्यों काम ना करें। और कॉपीज़ लाइक वो बहुत इजी काम है, वो हो जाता है, लेकिन वो एक सिक्योर एक फ्यूचर प्लान नहीं है एज अ स्टूडियो। आपने स्टूडियो एज अ स्टूडियो कहाँ जाना है, आपने यूबी सॉफ्टवेयर बनना है, आपने कोई बड़ी स्टूडियो बनना है ना आखिर में, ठीक है। वो प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप एक प्रॉपर एक बेस से अच्छा काम करेंगे, उसके बगैर तो नहीं होगा वो। तो इसलिए हम स्टार्ट से उस पर लेके जा रहे हैं। और ये गेमिंग एक्सपर्ट्स, गेमिंग डेवलपर्स आसानी से मिल जाते हैं? जी, पाकिस्तान में डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं। जो आर्टिस्ट है, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। हमारी जो टीम है 2-3 बंदों की टीम इंडिया से भी है, ठीक है। वहाँ से वो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जो आर्टिस्ट है, आर्ट साइड है वो वहाँ से आर्टिस्ट देखी जा वहाँ रही से। है। पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आपने देखा है कि एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो कहीं पे भी कोई नहीं छोड़ता उस पर, ठीक है। और आगे से उनके थोड़े से नखरे हो जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। नहीं तो क्यों प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट पाकिस्तान में कम क्यों हैं? प्रोड्यूस लाइक जो 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिस तरह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स कमाल के होते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू रहता है, जो मैंने देखा हुआ है कि लाइक वो छोटी स्टूडियो में काम नहीं करते हैं, अच्छी वर्क स्पेस में काम नहीं करते, क्योंकि वो एक अच्छी जगह से पढ़े हुए, इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, 2-3 लाख पर सेमेस्टर पे किया होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने 2-3 साल से ये ऑफ़र करना शुरू हो गया। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से गेम आर्ट्स में फ़ाइन आर्ट्स में कर सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से भी आप उसमें कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन और फ़ाइन आर्ट्स पे। फिर जो कम्युनिटी नहीं बनी, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ना फ्रीलांसर्स की एक अच्छी खासी माशाल्लाह कम्युनिटी बनी हुई है, लाइक या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या कंप्यूटर साइंस की एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनी है, इसलिए ये ग्रो कर रही है। मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ, आप मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट की मैंने इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं देखी हुई, कोई भी ग्रुप या इस तरह कोई चीज़ नहीं देखी हुई अभी तक पाकिस्तान में। अभी बन रही हैं NFTs और इन चीज़ों ने लेके आया मैं उनको, ठीक है, लेकिन पहले नहीं थी, इस वजह से लोग उसमें आ ही नहीं रहे थे। अब आपने देखा ही नहीं है कि मेरे बड़े ने या किसी और ने पॉडकास्ट किया हुआ है, तो आप कैसे उसमें आएंगे? किसी और को देखेंगे आइडिया, एवरीथिंग इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, ठीक है। तो इस तरह कम्युनिटी की वजह से, हेल्प आउट ना होने की वजह से, अब मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं 5-10 बंदों को लेके आया हूँ फाइवर पे और उसको मैंने काम सिखाया। हॉस्टल में 5-6 बंदों को मैंने सिखाया और अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेवल 2 सेलर्स हैं। बाकी दोस्तों को हेल्प आउट करिए, लोग मैसेज भी करते हैं फेसबुक वगैरह पे ना। तो इस तरह कम्युनिटी बनती है और इस तरह लोग उस फील्ड में जाते हैं। पाकिस्तान में ये मसला है। पाकिस्तान में एक तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड का आप बता रहे हैं मसला, आई डोंट नो कि है या नहीं है, बिकॉज यू हैव वर्क विद देम। और दूसरा ये इंडिया से अच्छे आर्टिस्ट मिल जाते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, लाइक जो पाकिस्तान में हमें 2-3 लाख में मिल रहा था ना, वही बंदा इंडिया से हमारे पास 1.5 लाख में काम कर रहा है। और हमारी पूरी आर्ट, जो गेम में जितना आर्ट है जो भी है सारा कुछ वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। और मतलब बहुत हॉनेस्ट और अच्छा। इंडिया में ही है या कहीं? इंडिया, साउथ इंडिया से है। साउथ इंडिया से। तो मतलब कितने अरसे से आपके पास काम कर रहा है? तकरीबन 1 साल हो गया उसे। 1 साल। एंड आप मुतमईन हो उसकी परफॉर्मेंस से? जी। वो परफॉर्मेंस या वो काम जो वो करके दे रहा है, आपको लगता है अगर उसी लेवल का, उसी नौइयत का काम आप पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट से कराओ तो आपको लगता है कि लिटरली डबल चार्ज होगा? असल में पाकिस्तान में एक तो वो चीज़ ग्रो करती है जो इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो नया डिज़ाइनर या आर्टिस्ट आता है ना, ठीक है, उसको स्टूडियोज़ वाले लगा लेते हैं कॉपीज़ पे। आपने ये चीज़ डिज़ाइन की है, इसमें येलो कलर चेंज कर लो, इसमें ब्लू कलर चेंज कर लो, इसमें रेड कलर चेंज कर लो और 4 गेमें बन गई हैं और अपलोड कर लो। फ्री पिक से चीज़ उठाई है, स्क्रैच से उनको काम करने ही नहीं देते। मेरे दोस्त है 3D डिज़ाइनर है, ठीक है, वो कहता है पिछले 6 महीने में मैंने कोई 3D मॉडल खुद से स्क्रैच से नहीं बनाया, ठीक है। अब इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करे, बहुत ही कम स्टूडियोज़ हैं। VR प्ले हो गया, इस तरह 1-2 और स्टूडियोज़ हैं जो कि आपको इतना टाइम देती हैं कि आप अब एक करैक्टर, गेम करैक्टर पे सिर्फ डिज़ाइन पे हमारे प्रो आर्टिस्ट को 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर उसको स्प्लाइस करना होता है, फिर उसको एनिमेट करना होता है। अब एनिमेटर को 2 दिन लग जाते हैं उसमें, ठीक है। तो 10 दिन में एक करैक्टर स्टूडियोज़ हैंडल नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रही होती, क्योंकि उनको रिटर्न आ रहा होता है कॉपीज से ना, ठीक है। अच्छी स्टूडियोज़ भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंडस्ट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि आप स्क्रैच से काम, न्यू जो आता है ना हमारे पास ग्रेजुएट, उसको ये लोग ख़राब कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं कि लाइक उसको लेके आते हैं,
ऑलरेडी टेम्पलेट्स किट्स कहते हैं हम, गेम किट्स कहते हैं, वो रेडीमेड पड़े होते हैं, उनके पास कोड्स पड़े होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रेसिंग कार बनानी है, उसकी एक किट है RCC, ठीक है, वो उनको तुमाते हैं और उसमें चेंजेस वैल्यू चेंज करते हैं, टायर पे ये रोटेशन लगानी, ये चीज़ करनी है और गेम बन गई। और 3D मॉडल्स उठाने हैं और उसको चेंज करने हैं। अब गेम बैन भी होगी तो क्या हो गया, उनके 10 दिन लगे, अनपब्लिश होगी तो क्या मसला है। पाकिस्तान में जो सही जेन्युइन गेम जिसमें एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक पूरी ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व होती है, जिस तरह आपकी गेम है, सही है, तो वो तकरीबन आपको क्या लगता है कितने स्टूडियोज इस वक्त काम कर रहे हैं बनाने में? जिसमें जो मैं मोस्ट प्रोमिनेंट है ना, VR प्ले है, यहाँ पर I9 में उनका स्टूडियो है, ठीक है, और लाहौर की एक स्टूडियो है, मैं अब नाम भूल गया हूँ, वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, जो कि स्क्रैच से, क्योंकि VR प्ले असल में इसलिए वो क्लाइंट्स का काम करती हैं, लेकिन कुछ एप्पल आर्केड ने कुछ गेम लॉन्च किए हैं जिसमें VR प्ले की गेम्स हैं, अच्छा, ऑफिशियली VR प्ले उनके साथ काम कर रहा है, ठीक है, और इस टाइप की गेम्स हैं, तो वो अच्छा, जो उनसे अगर आप हायर भी करते हैं ना उनका बंदा, तो आपको 100% ट्रस्ट होता है कि हमारे पास है एक एनिमेटर है, VR प्ले से आया हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं इन कंपैरिजन टू जो बाकी स्टूडियोज से आए होते हैं। उनकी तो टीम्स ही काफ़ी बड़ी होंगी। जी, उनकी तो बाकी श्रीलंका, मलेशिया, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम टीम्स हैं, यहाँ पे तो बहुत छोटी टीम है। अच्छा, जी, तो वेयर यू सी योर सेल्फ गोइंग विद रिगार्ड टू गेम, तो यही गेम्स बनानी है आगे के लिए, जिस तरह आपने फ्रीलांस एक अरसे तक किया, टॉप सेलर लेवल तक पहुँचे, फिर डेलीकेट कर दिया, फिर आप गेमिंग की तरफ आए, आप गेमिंग में भी आपका माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे और ग्रो कर रहे हो, तो व्हाट्स न्यू, लाइक कोई और प्रोजेक्ट भी साइड पे चल रहे हैं या अभी गेम्स का ही फोकस में लिया हुआ है? जी, अभी मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, जैसे लॉटिफाइज का मैंने बताया आपको, ठीक है, जहाँ पे छोटी छोटी एनिमेशंस पड़ी होंगी, वो लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी ऐप्स में यूज़ करें। लॉटिफाइज का अपना प्लेटफॉर्म भी है, आइकन स्काउट के नाम से भी है, जहाँ पे सारी एनिमेशंस ऑलरेडी पड़ी होती हैं, ठीक है। मेरा भी सेम आइडिया है, क्योंकि पाकिस्तान में अब हमारे पास एनिमेटर बहुत कम है, लाइक जो प्रोफेशनली एनिमेटर्स जिसको आप जानते होंगे। अब मैंने एनिमेशन भी इसलिए स्विच किए थे, मैं बात बताना भूल गया, कि मैं देखता था यूनिवर्सिटी में हर दूसरे बंदे ने फोटोशॉप पे काम शुरू किया हुआ है, हाँ, ठीक है, जिसको आप जानते हैं कि यह फोटोशॉप पे काम करिए, आप किसी को जानते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे काम कर रहे हो, प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे हो, ठीक, लाइक वो 5% भी नहीं होंगे, वो बहुत कम होंगे, ठीक है। बिल्कुल। इसलिए मैं एनिमेशन पे स्विच हो गया था कि यार ये तो इतनी कंजस्टेड हो जानी है कि उधर आएंगे ही नहीं। अब जो लॉटिफाइज है, हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि अच्छी लैपटॉप अच्छा वो ले लें, तो वो 20-30 हज़ार वाले लैपटॉप पे आप बना लेंगे, एनिमेट भी कर लेंगे और पे उतना ही करेंगे जो प्रोफेशनल को पे करते हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी एनिमेशंस होती हैं और वो बहुत लाइक एक ऐप बनी हुई है, उसमें एनिमेशन लोग तब डालते हैं जब वो कुछ रिटर्न कर रही होती है, तो वो उस पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी मैंने टीम बनानी है, उसमें लोगों को ट्रेन करना है, न्यू 20 को, ठीक है, FSC के वाले बंदों को जो कि आगे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, और उनको उस वेबसाइट पे लेके आना है, उनकी एनिमेशन वहाँ पे पोस्ट करनी है, उनको उसकी रिटर्न देना है, एक मार्केट प्लेस टाइप बन मार्केट जाएगी। प्लेस बन जाएगी, और उधर से लोग क्लाइंट आएंगे, हमारे पास एक एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगी, एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, और वहाँ से लोग हमारे पास ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। अगर किसी को कस्टम काम चाहिए हो जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो हम उनको कस्टम बना के देंगे। ऑलरेडी टीम बैठी होगी, सारा कुछ पड़े हो, तो उसके बेस पे स्टूडियो का मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टूडियो बनाएं जिस पे सारा कुछ वही एनिमेशन लॉट ही फोकस्ड हो। अभी के अगर मैं आपसे पूछूँ ना, तो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी, और तकरीबन हर कैटेगरी में आप देख लें ना, फाइवर के अगर ग्राफिक डिज़ाइनर की हो, वीडियो एडिटिंग की हो, लोगो डिज़ाइन की हो ना, या कोई रिसर्च के भी हो, तो आपको क्या लगता है, इज़ इट द राइट टाइम कि अगर कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग में, तो वुड यू रिकमेंड कि यार उसको फाइवर पे जाना चाहिए, उसको अपवर्क पे जाना चाहिए, या उसको मतलब कि क्या स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए कि यार उसका फ्रीलांसिंग करियर अच्छे जी, तरीके से कामयाब हो जाए? आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने स्टार्ट करना है, तो जो आजकल मेहनत लग रही है ना, जितनी फाइवर पे लग रही है उतनी अपवर्क पे लग रही है, और उतनी सोलो जो आप अपनी वेबसाइट पे एज अ फ्रीलांसर, जो US वगैरह में ना फ्रीलांसर्स वो प्लेटफॉर्म्स पे नहीं करते, वो सोलो काम कर रहे होते हैं अपनी पोर्टफोलियो के बेस पे। इंस्टाग्राम पे उनका पोर्टफोलियो होता है, उनका ड्रिबल पे होता है, बिहेंस पे होता है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो डालते हैं ना, एक तो आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे हायर करना है एनिमेशन के लिए, आप मुझे कहेंगे मैं आपको लिंक बना के वहाँ से शेयर कर दूँगा, ऑलरेडी मेरा सारा पोर्टफोलियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा, वहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये वहाँ से हायर करते हैं डिज़ाइनर्स और एनिमेटर्स को,
ड्रिबल से हायर करते हैं, बिहेंस से हायर करते हैं, वहाँ पे जॉब पोस्टिंग होती हैं उनकी, ठीक है। मैंने खुद 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जो फाइवर पे आपको लोग पे करते हैं ना, उसके 5x आपको वहाँ पे लोग पे करते हैं। जो प्लेटफॉर्म आप नाम बता रहे हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर फ्रीलांस वर्क? ड्रिबल पोर्टफोलियो साइट है डिज़ाइनर्स और एनिमेटर्स के लिए। Okay. बिहेंस भी सेम ऐसी है, आर्टिस्ट और उसके लिए, ठीक है। आर्टिस्ट वहाँ पे हैं बिहेंस पे, लेकिन ड्रिबल मोस्टली डिज़ाइनर्स और एनिमेटर्स फोकस्ड है ड्रिबल, जी, DRIBBLE। ओके। तो मतलब कि अगर कोई डिज़ाइनिंग या एनिमेशन जी से हट के अगर कोई फ्रीलांस में स्टार्ट कर रहा है तो जी फिर तो ये नहीं होगी ना, फिर तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना वो बना सकते हैं। अगर जी। लेट्स से कोई रिसर्च राइटिंग के हवाले से कोई एक्सपर्ट है इसमें, राइट, कोई रिसर्च के हवाले से, एकेडेमिया के हवाले से, तो वो अपना काम किस तरह मतलब प्रमोट करें? उनके पास तो फिर फाइवर ही बच गया और अपवर्क ही बच गया है। वेबसाइट्स के थ्रू वो कर सकते हैं। कौन जो सी वेबसाइट्स? अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर सैम्पल्स अपलोड करें, ठीक है। और लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लिंक्डइन लाइक जो फेसबुक पे आप पोस्ट करें, बहुत सारे लोग आए हुए कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फ्रीलांसर्स को, दुबई वगैरह वहाँ से हायर किया लोगों ने, डिज़ाइनर्स को, ठीक है। तो वहाँ पे आप पोर्टफोलियो डालें, हम खुद वहाँ से अब मोस्टली हायर करते हैं, फेसबुक वगैरह से कहीं से हायर नहीं करते। लिंक्डइन पे जाएँ आप, आपको इतने प्रोफेशनल बंदे मिल जाते हैं, और लोगों का पोर्टफोलियो पड़ा होता है, लोग उससे लोगों को हायर कर रहे होते हैं। आर्टिकल्स डालें, आर्टिकल्स का ऑप्शन भी आ गया लिंक्डइन पे, आप आर्टिकल डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट राइटर को सर्च करेंगे, एकेडेमिया को सर्च करेंगे, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और आपकी व्यूज़ वगैरह भी बढ़ेंगे, और लोग आपको वहाँ पे फुल टाइम भी हायर कर सकते हैं, फ्रीलांस भी हायर कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो फ्रीलांस वेबसाइट्स पर जो कंपटीशन आजकल है, जी, तो अच्छा ये है कि अपनी इंडिपेंडेंट एक वेबसाइट हो, वहाँ पर उसको प्रमोट करें, जी क्योंकि लेकिन अगर यहाँ पर लोगों को बड़ा आसान लगता है ना, फाइवर और ये अपवर्क लोगों को बड़ा आसान लगता है, क्योंकि ना तो आपको कोई पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, ना कोई मर्चेंट अकाउंट चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए, ना आपको। प्रमोशन तो मेरे ख्याल में चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है ना कि हाँ, अब चाहिए ना। आप एक न्यू सेलर अगर आएगा इन प्लेटफॉर्म पर, तो वो किस तरह क्लाइंट को विजिबल होगा, किस तरह उसको नज़र आएगा, क्योंकि 100-200 लोग तो आपसे ऑलरेडी ऊपर हैं, रैंक है, उनके अच्छे फीडबैक हैं, उनकी अच्छी रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के फीडबैक क्लाइंट से लिए, जो कि इंटरनल आप उस वक्त बता रहे थे। जी। तो किसी भी न्यूबी को उस इकोसिस्टम में रैंक होना मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना आसान है। इसमें ये है ना कि जितना कंपटीशन बढ़ता है ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है। अब पहले मैं फिर फाइवर पे हायर नहीं करता था, अब मैं भी फाइवर पे हायर कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ फाइवर पे काम करता था, ठीक है। तो इस तरह अब न्यू कैटेगरीज बन रही हैं। हमेशा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा न्यू बंदे को कि आप ऐसी कैटेगरी को टारगेट करें जहाँ पे डिमांड कम हो, ठीक है, सॉरी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, लाइक गिग्स कम हो, वहाँ पे आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आती हैं, ठीक है। तो अगर सर्च रिजल्ट्स अंडर 500 है या 400 है ना, तो ये लो कंपटीशन कैटेगरी है, वहाँ पर जाएँ आप, आपको इजीली 1-2 ऑर्डर्स प्लेस होंगे, आपकी कीक रैंक हो जाएगी। आजकल के अगर मैं 2022 की बात करूँ ना, क्योंकि 2022 में हम, तो आपको क्या लगता है जो लोग नए आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, फाइवर पर या अपवर्क पर, फाइवर को अलग डिस्कस कर लेंगे, अपवर्क को अलग करते हैं, अगर फाइवर पर कोई आना चाह रहा है, सही है, तो आप कौन कौन सी कैटेगरीज को रिकमेंड करेंगे कि किस में पोटेंशियल ज़्यादा है? जब आप फायर पे जाते हैं ना, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे न्यू कैटेगरीज, न्यू लिखा होता है सब कैटेगरीज के साथ, ठीक है। तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो उस कैटेगरी में आपको गिग्स आ जाते हैं कि इस कैटेगरी में कितने गिग्स हैं, तो उससे आपको कंपटीशन का आइडिया हो जाता है। अब 500 के से अंदर या 1000 के अंडर होना तो लो कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद 2000 3000 तक मिड है, और फिर 5000 प्लस हाई कंपटीशन है, वहाँ पे तो जाना ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे प्रमोशन करनी होती है अपनी फाइवर की, पेड प्रमोशन। और जो वो है क्या कहते हैं, न्यू के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा ऐसी कैटेगरी को देखें जहाँ पे 400-500 से कम गिग्स हों, वहाँ पे गिग बना लें। और ये आप बता रहे हैं जब आप कैटेगरीज पर क्लिक करते हो, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। मेन कैटेगरी पे क्लिक करें, जिस तरह वीडियो एंड एनिमेशन है ना, उसमें सब कैटेगरीज की लिस्ट आ जाती है। आप हावर करेंगे ना, वहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे न्यू लिखा होता है कुछ कैटेगरीज के साथ। अगर न्यू ना भी लिखा हुआ तो आप क्लिक करते जाएँ, आप वीडियो एनिमेशन के रिलेटेड हैं, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि आप किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप क्लिक करते जाएं और देखते जाएं कि इसमें कंपटीशन क्या है, उसमें जिसमें लेस देन 500 या लेस देन 1000 हो, उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में जाकर अपनी गिग को लिस्ट करना चाहिए। डू यू रिकमेंड दैट? और ये तकरीबन, लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं ना कि आजकल कौन सी कैटेगरीज हैं, शायद आपको बताना मुश्किल हो, लेकिन जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, के
कौन सी ऐसी टॉप कैटेगरीज हैं जो आजकल ट्रेंड में है, जिस तरह फोटोग्राफी हो गई, जिस तरह रिसर्च एकेडेमिया राइटिंग हो गई, या जिस तरह आपकी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो गई, तो इस तरह कोई आप सजेस्ट करते हैं? आपने ट्रेंड देखा है कि यार ये वाली कैटेगरी आजकल? जी, इसके लिए फाइवर एक्सप्लोर एक ऑप्शन है, ठीक है। फाइवर एक्सप्लोर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे डिज़ाइन के रिलेटेड जो टॉप पेइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, वो ट्रेंडिंग चीज़ होती है। फाइवर पे अगर कोई बाय कर रहा है तो वहाँ पे फाइवर एक्सप्लोर पे शो हो रहे होते हैं। आजकल जो चल रहा है वो NFTs के चल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी NFTs का थोड़ा सा कम हुआ है ड्यू टू द यूक्रेन रशिया वॉर, बिटकॉइन वगैरह की प्राइस कम हुई है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा क्रेज़ कम हुआ है। लेकिन NFTs वगैरह पे बहुत काम हुआ है पिछले 1-2 साल में, ट्रेंडिंग था, ठीक है। उसकी जगह मेटावर्स 3D मॉडलिंग की पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। मेटावर्स के रिलेटेड जो ब्लॉकचेन अगर प्रोग्रामर है, ठीक है, और अगर राइटर हैं तो उसके ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, थोड़ी बहुत स्टडी कर लें तो आइडिया हो जाता है कि ब्लॉकचेन पे आप आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। तो इसकी मुझे ज़्यादा डिमांड लग रही है। और अगर मैं आपसे अपवर्क का पूछूं तो अपवर्क में क्या चल रहा है आजकल? अपवर्क पे तो मोस्टली मुझे तो लाइक मैं वीडियो और एनिमेशन के रिलेटेड ही हूँ, तो मैंने जो देखा है आजकल तो एक्सप्लेनर्स वीडियोस और इन में तो स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सप्लाई जितनी भी ज़्यादा होती जाए, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। इन चीज़ों पे है। प्लस ये जो ऐप्स और वेब में एनिमेशन है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है और इस साइड पे भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐप है ना, स्टेटिक है, तो आप इतना ज़्यादा रिटेन नहीं करते, लेकिन अगर उसमें एनिमेशंस अच्छी डली हुई हैं तो मैसेज अच्छी तरह कन्वे हो रहा है यूज़र को, तो वो ज़्यादा देर रिटेन करेगा उसमें ऐप में, ठीक है। तो अभी जो पुराने लोग हैं जिन्होंने आइकन डिज़ाइन करवाए हैं, वो अब कंटेक्ट करें एनिमेटर्स को कि उनको एनिमेट करके दें, तो वो चीज़ ज़्यादा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर ज़्यादातर क्या गलती करते हैं जब पहली मर्तबा किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं फ्रीलांसिंग के, फाइवर पे हो गए या अपवर्क हो गया, क्या क्या गलतियां करते हैं और क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? ज़्यादा फोकस नहीं करते पोर्टफोलियो पे, जो कि उन्होंने काम दिखाना चाहिए वो आते हैं वो। लेकिन कोई भी न्यू बंदा किस तरह उसका पोर्टफोलियो डेवलप होना चाहिए जबकि उसने प्रीवियसली किसी क्लाइंट के लिए काम ही नहीं किया? तो ज़रूरी तो नहीं आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, आप उसको एक पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, उसमें चेंजेस करें, एक ऐसे क्रिएटिवली उसको चेंज करें कि आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गिग ऑप्टिमाइजेशन, वीडियोस, टैग्स और इन पे इतना टाइम ज़ाया करते हैं, पोर्टफोलियो पे टाइम ज़ाया नहीं करते। वीडियो हमारी देखने लायक नहीं होती, थंबनेल हमारी देखने लायक नहीं होती, और हमने SEO और इन चीज़ों पे, क्योंकि आप फेसबुक वगैरह पे लोग हैं ना, वो पोस्टें कर रहे होते हैं SEO करो, ये करो, ये चीज़ें करो, उस पर रैंक होते हैं, ठीक है। लाइक वो फैक्टर्स हैं, लेकिन स्लाइड 10 to 20% अकॉर्डिंग टू फाइवर सक्सेस मैनेजर, मैं उनकी वर्डिंग को कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है ना आपका पोर्टफोलियो मैं अगर आपने मुझसे काम करवाना है, सिंपल सी बात है, आप मुझे कहेंगे आपने इसके पहले इस तरह कौन सा काम किया हुआ है। अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं है तो मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल से ही देख के अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मैंने काम किया है, उसके बेस पे आप मुझे प्रोजेक्ट देंगे कि यार ये मेरा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकता। तो मैसेज में बंदा आ गया, अब उसको आपने दिखाना कि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो वो ये गलती करते हैं कि गिग पे तो टाइम ज़ाया कर लिया, फाइवर पे भी देख लिया और सारा कुछ देख लिया, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है, वो कहते हैं हमें ऑर्डर्स ही नहीं आते। अच्छा, टाइटल बना देते हैं अपनी गिग का, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वो सारे बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम सारे सेट कर लेते हैं, अच्छी कॉपी राइटिंग कर लेते हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग के साथ साथ पोर्टफोलियो मिसिंग होता है ना। आप उनकी अपनी वेबसाइट होती है, अगर वेबसाइट भी नहीं है तो गूगल डॉक्स पे आप 5-6 आर्टिकल्स लिस्ट कर लें, वो शेयर कर दें, उससे भी पता चल जाता है आप किस तरह की राइटिंग कर रहे हैं या क्या कॉपी राइटिंग करें, किस टाइप की वो है आपकी, ठीक है। और दूसरा ये है कि यही बस मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने 3 महीने लगाए, जो मेरी गिग की वीडियो है ना, 3 मंथ्स में मैंने छोटी छोटी एनिमेशन उठा के उसको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए। 3-4 कोर्स में उस टाइम में कर रहा था, स्कूल ऑफ मोशन एक ऑनलाइन एनिमेशन स्कूल है, ठीक है, उससे मैं कोर्सेज कर रहा था, तो वो मैं अप्लाई कर रहा था साथ में ना, तो वो 3 महीने लगाए ना। अब उसमें जो पहली एनिमेशन है ना, जिस तरह एलो गूगल बोलते हैं ना, वो 3 जो सर्कल इस तरह ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, उस टाइप की मैंने हाइक बनाई हुई है ना, तो वो मैंने सिर्फ 10 लोगों को भेजी है। लोग आके कहते हैं मुझे इस टाइप की एनिमेशन चाहिए, मतलब सिर्फ वीडियो को देखने के बाद। और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि यार आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है और काम हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें 2-3 महीने काम किया था और उसमें सारे जो एनिमेशन प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीज़ें। सेकंड, जो भी फील्ड हम स्टार्ट करते हैं ना, यूट्यूब पे जाके हम उसको टूल को तो सीख लेते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके बेसिक्स को नहीं सीखते। अब एनिमेशन है ना, लोग कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में बनती है, आफ्टर इफेक्ट्स से नहीं बनती, एनिमेशन प्रिंसिपल्स से बनती है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लें, वहाँ पे सारे एनिमेशन प्रिंसिपल्स अप्लाई होने, एनिमेट हो, कैमटेक्स्ट जो भी हो ना एनिमेशन का, ठीक है।
जो गेम्स एनिमेशन के लिए स्पाइन यूज़ होता है वहाँ पे भी सेम यही चीज़ यूज़ होती है। अगर आपके पास एनिमेशन प्रिंसिपल नहीं है ना, आपकी एनिमेशन मतलब अच्छी नहीं दिखती। डिज्नी एनिमेशन प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा मैंने एनिमेशन की। So according to you, portfolio is the number one thing that the new freelancer should work on, और उनको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए उनको, ताकि अगर कोई आ रहा है उनकी लिस्टिंग पर, उनकी गिग पर, तो उससे उनको आइडिया हो जाए कि यार ये बंदा इस कैलिबर का, ये काम कर सकता है। Exactly. और जैसे सर आपने बताया कि 2-3 महीने आपने अपनी वीडियो पर लगाए, तो जाहिर बात है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपने प्रोजेक्ट्स किए, जो आपने इलस्ट्रेशंस बनाई, वो वहाँ पर है। तो बंदे को बड़े इस तरह आपके एक हाई से लोगों ने कहा कि यार मुझे इस तरह की एनिमेशन चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फजल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। बड़ा मज़ा है आपसे गपशप लगा के। एंड आई होप जो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, जो थोड़ा सा गेम वाली साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनको इस पॉडकास्ट से फ़ायदा हुआ होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।